हाँ, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेक्शन 143 कैपिटल ए। 143 कैपिटल ए और 148 ये 2018 के अंदर दो नई धाराएं जोड़ी गई थी। तो 143 कैपिटल ए की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या हो रहा था 2018 से पहले जो भी चेक डिसऑनर हो रहे थे उसमें जजमेंट आते आते बहुत टाइम लग रहा था और कुछ भी पैसा नहीं मिलता था। लेकिन 2018 में व्यवस्था की गई कि भाई जो मामला चल रहा है उसके मीनवाइल उसके दौरान में कुछ प्रतिकर इंटरिम प्रतिकर दिया जाए। इंटरिम प्रतिकर का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि अभी मामला चल रहा है, डिसाइड नहीं हुआ है, तो चलते हुए दौरान इंटरिम प्रतिकर दे सकता है। अब कितना दे सकता है वो अब देखते हैं। तो कहते हैं सीआरपीसी में किसी भी बात के होते हुए भी धारा 138 के अधीन कोई ऑफेंस करता है तो जो उसको ट्रायल कर रहा है ना न्यायालय, अब ऑब्वियसली कौन सा न्यायालय ट्रायल करता है? जेएम फर्स्ट और एमएम, इनमें से जो भी, जैसे अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया तो एमएम और अदर मामले में जेएम फर्स्ट। तो ये कहता है दो मामलों में, कौन से दो मामलों में? पहला कि अगर उसने मामला संक्षेप यानी कि समरी मैटर में निपटा रहा है या समन मामले में निपटा रहा है और परिवाद हो गया है। अब परिवाद होने के बाद उसने जो अभियुक्त है उसने दोषी होने का अभिवाक नहीं किया है, यानी कि जो अक्यूज़ है उसने प्लीड गिल्टी नहीं करा है, पहली बात। दूसरी बात, अदर मामले में क्या हो रहा है? आरोप विरचित किए जाने के बाद यानी कि चार्ज फ्रेमिंग के बाद इंटरिम प्रतिकर का संदेह करने का आदेश दे सकता है। ध्यान रखना, दे यानी कि दे सकता है, सकेगा में कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है। अब कितना, अब देखो मैं आपको सिर्फ एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से हाईलाइट करवाऊंगा कुछ चीज़ें। तो कितना, तो कहता है जो भी चेक है ना, आपने जैसे चेक लिखा है उसका 20% से अधिक नहीं होगा, ठीक है, 20% तक होगा। इसमें सिर्फ की पॉइंट ध्यान रखने हैं आपको कि कितना डेट है, तो ये कितने टाइम के अंदर देना है, तो उसको 60 डेज़ के अंदर देना है। अगर वो 60 डेज़ के अंदर नहीं दे पाया तो कितने दिन के अंदर, उसको 30 डेज़ के अंदर देना है, ठीक है। अगर मान के चलो वो अभियुक्त जो है जिसको इंटरिम प्रतिकर का आदेश दिया, अब वो अपील के अंदर गया, अपील के अंदर वो दोष मुक्त हो गया, तब क्या? तो कहता है वापिस परिवादी को बोलेंगे कि बेटा जो आपने जो भी पैसे ले लिए ना उससे वो वापस दे दो। कि कितने टाइम में? कि वही सेम कहानी है डेज़ की, 60 डेज़ में। और अगर और रीज़नेबल कारण मिलता है कि भाई डिले हो गया था इस वजह से नहीं दे पाया 60 डेज़ में, तो कोर्ट कितना मैक्सिमम बढ़ा सकेगी? 30 डेज़ में। अब ध्यान रखो कि ये जो वसूली का काम है ना, ये कैसे होगा? तो वसूली का काम आप सब जानते हैं, सीआरपीसी का जो सबसे इम्पॉर्टेंट धारा है 421, तो उसके अकॉर्डिंग होगा। और इसको आप ऐसे वसूल करोगे जैसे कि ये क्या हो, एक जुर्माना हो। अभी कहता है आपने दो धाराएं दिमाग में रखनी है, एक तो 421 सीआरपीसी की और एक कौन सी, 357। ये दो सीआरपीसी की धाराओं का रेफरेंस दे रखा है सेक्शन 143 कैपिटल ए में। अब 6 पॉइंट कहता है इसका, धारा 138 एनआई एक्ट की और सीआरपीसी की धारा 357 के अंदर जो भी प्रतिकर मिला है उनमें से उसको घटा दी जाएगी, ठीक है। मतलब आपने 138 के अंदर कंपनसेशन ले लिया, आपने 357 सीआरपीसी के अंदर ले लिया। एक और सेक्शन है 357 कैपिटल ए। जब अपन 357 पढ़ते हैं तो 357 कैपिटल ए भी अपन उसमें पढ़ते हैं। जब सीआरपीसी देखेंगे तब मैं डिटेल में उसको बताऊंगा, ठीक है। अब हमें समझना है कि जो परिवादी हैं उसने एक लिखित परिवाद न्यायालय में पेश कर दिया। अब न्यायालय क्या करेगा? अक्यूज़ को समन करके बुलाएगा। तो वो कैसे समन करेगा, उसकी क्या रीति होगी, उसके बारे में बात करती है धारा 144 144। ये कहता है कि चाहे अभियुक्त हो चाहे कोई विटनेस हो, इन दोनों में से कोई भी हो, उनको बुलाने के लिए न्यायालय क्या कर सकती है? स्पीड पोस्ट या कुरियर सर्विस। अब ध्यान रखना, या तो स्पीड पोस्ट से भेज सकती है, कुरियर सर्विस से भेज सकते हैं। और ये दोनों कौन सी होगी? जो सेशन कोर्ट से अप्रूव्ड हो। यहाँ पर हाई कोर्ट नहीं है। अगर हम सीपीसी वाला रूल अप्लाई करेंगे यहाँ पर तो वो हाई कोर्ट के आने की वजह से गलत हो जाएगा, इसलिए ध्यान रखना यहाँ पर सिर्फ सेशन कोर्ट की बात की गई है। और कहाँ पर होगा? कि जहाँ पर अभियुक्त या विटनेस जो है मामूली तौर पर निवास करता है, कारोबार करता है या व्यवसाय के लिए व्यक्तिगत रूप से या अभिलाभ के लिए रहता है वहाँ पर। ये वो सीपीसी के आप उस पॉइंट से लगा के इसमें आप एमसी के पॉइंट के अंदर कर सकते हो इजीली। बट यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर सिर्फ सेशन कोर्ट दे रखा है, क्योंकि वहाँ पर अपन जब पढ़ते हैं तो जिला न्यायालय या उच्च न्यायालय की बात होती है। अब ये कहता है कि
आप शपथ पत्र पर साक्ष्य ले सकते हो। अच्छा, शपथ पत्र से रिलेटेड, एफिडेविट से रिलेटेड आपका कौन सा ऑर्डर है वो कमेंट बॉक्स में बताना। ये कहता है 145, चाहे वो परिवादी का साक्ष्य है, उसको बोलेगा कि भाई साहब आपको जो भी बातें करनी है वो अपने शपथ पत्र पे देनी है, ठीक है। और जो भी वो बातें शपथ पत्र पर लिख के देता है उनको अब न्याय संगत अपवादों के अधीन रहते हुए उसको जांच, विचारण या अन्य कार्रवाई में साक्षी में पढ़ सकता है। मतलब जो वो एफिडेविट दे रहा है उसको आप साक्ष्य के तौर पे पढ़ सकते हो न्याय संगत अपवादों के अधीन रहते हुए। अब ये कहता है कि अभियुक्त या अभियोजन, भाई अभियोजन पक्ष बोले या अभियुक्त पक्ष बोले कि किसी व्यक्ति को बुलाना है, क्यों बुलाना है, क्योंकि उसको साक्षी देना है, तो उसको बोल सकता है कि आप जो साक्षी को बुला रहे हो वो किस पे देगा, शपथ पत्र पे देगा, और उसको समन कर सकेंगे। अब देखो ये बहुत ही एक अच्छा धारा आने वाली है, धारा 146। 146 एक प्रिजम्पशन की बात करती है, उपधारणा की बात करती है। क्या आप इसको ऐसे समझो, आपने एक चेक ड्रॉ करा, सामने वाले बंदे ने चेक लगाया बैंक में, अब बैंक से वो डिसऑनर होकर आता है तो एक पर्ची आती है उनके साथ, जो एक प्राधिकारी व्यक्ति होता है बैंक का, वो बोलता है कि इस कारण की वजह से ये डिसऑनर हो गया, तो वो पर्ची लगाता है वो उसके साथ में कोर्ट में, चेक के साथ में, ठीक है। तो वो जो पर्ची लगती है, जो एक प्राधिकारी व्यक्ति, जो बैंक का एक प्राधिकारी व्यक्ति है, उसने उस पर्ची के अंदर लिख के दिया था कि किस कारण की वजह से ये डिसऑनर हो गया है। फिर आपने 138 के अंदर जो भी लिमिटेशन दे रखी है उसको फिलफ़िल करा, कौन कौन सी, 6 मंथ या 3 मंथ, 30 डेज़, ठीक है। 3 मंथ वाला अब हो गया आरबीआई वाला, 6 मंथ अब नहीं है, 30 डेज़ का आपने नोटिस दे दिया, उसने कितने दिन में, 15 दिन के अंदर करना है, वहाँ से 15 दिन से आपको 1 महीने के अंदर रिटर्न कंप्लेंट करना था, ठीक है। तो ये वाला सारा टाइम पीरियड आ गया। तो ये क्या कर रहा है कि जो वो बैंक स्लिप आई थी ना, उसमें जो भी कारण लिखा था, तो कोर्ट शैल प्रिज्यूम कि क्या हो गया है, वो डिसऑनर हो गया है। प्राइमा फेसिया कोर्ट मान के चलेगा जब तक कि आप उसको डिसप्रूव नहीं करते हो। क्लियर। लास्ट सेक्शन आता है इसका, सेकंड लास्ट कहेंगे, क्योंकि 140 कौन सा, 148 2018 के अंदर 2 धाराएं जोड़ी गई थी। ये कहता है कि इसकी नेचर कैसी होगी। 147 नेचर की बात करता है कि इसकी नेचर कंपाउंडेबल है। एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें ये बेलेबल है, नॉन बेलेबल है, ऐसा कोई पॉइंट नहीं दे रखा है। एमसीक्यू के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ समझिए कंपाउंडेबल रखना है। क्या लिखना है, कंपाउंडेबल, ठीक है। लास्ट सेक्शन आता है इसका 148। 148 कब जोड़ा था, 2018 में। ये कहता है देखो वो बंदा क्या हुआ, उसको एमएम या जेएम कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया, दोष सिद्ध कर दिया। अब वो गया अपीलेंट कोर्ट के पास। अपीलेंट कोर्ट के पास जाता है तो अपीलेंट कोर्ट उसको बोलेगी कि देखो तुम्हारी अपील तो हम सुन लेंगे, लेकिन सबसे पहले जो तुम्हारे पे फ़ाइन लगा है या तुम पे जो कंपनसेशन लगा है उसका मिनिमम कितना, मिनिमम 20% आपको भुगतान करना होगा। और ये 20% जो बात आ रही है ये 143A के अतिरिक्त होगा, एडिशनल होगा। अब 143A के अंदर आपने देखा होगा मैक्सिमम वर्ड यूज़ किया गया था और यहाँ पर मिनिमम, यानी कि अगर यहाँ पर अपीलिंग कोर्ट 25% भी लगाती है तभी वो विधि माने, क्योंकि ये बात कर रहा है मिनिमम की, कि मतलब अपीलिंग कोर्ट मिनिमम तो 20% लगाएगी लेकिन मैक्सिमम की बात नहीं की गई है। और बाकी टाइम पीरियड की बात में कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइम पीरियड वही है आपके पास 60 डेज़, अगर और ज़्यादा कोर्ट बढ़ाती है तो 30 डेज़। और अगर आप फिर उसको बोलेगी कि आप जो परिवादी को हो उस परिवादी को पैसा दे दो, ठीक है। अगर वो अपील के अंदर दोष मुक्त हो जाता है तो वही सेम कहानी, 60 डेज़ और 30 डेज़ आरबीआई की बैंक की जो भी दर चल रही है उस दर से आप उसको रीपे करोगे। बस इतना सा है ये चैप्टर 17 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881।